हेलो डियर, आज का वीडियो आप सभी जीएनएम थर्ड ईयर के लिए है। और आज ये वीडियो में हम लोग मिडवाइफरी एंड गायनकोलॉजी का जो है हम लोग देखेंगे डिफिनीशन का दूसरा नंबर का वीडियो। इससे पहले पहला वीडियो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का और मिडवाइफरी एंड गायनकोलॉजी नर्सिंग का भी एक वीडियो दे चुके हैं डिफिनीशन का। तो यह मेरा दूसरा नंबर का डिफिनीशन का वीडियो होने वाला है। तो आप लोग जो भी जीएनएम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले हैं, चैनल पर आकर रेगुलर देखिए, रेगुलर क्लास चलता रहेगा। और अभी तो मान गए डिफिनीशन है तो वीडियो इधर उधर थोड़ा सा टाइमिंग हो जा रहा है, बट जब प्रॉपर तरीके से शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करेंगे तो वहाँ पे आपको टाइम बता देंगे कि कब कौन सा वीडियो डलेगा। ओके, तो अभी थोड़ा एडजस्ट कीजिए क्योंकि अभी अपडेट वगैरह भी दे देना पड़ता है इसी में, और बहुत सारा जो है ज़रूरी चीज़ें हो जाता है, इस कारण टाइम इधर उधर थोड़ा हो जाता है। ठीक है, बाकी जैसे ही आपका डिफिनीशन समाप्त हो जाएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लगभग डिफिनीशन 4 वीडियो दोनों सब्जेक्ट में आएगा, तो आपको देखना है। यह दूसरा वीडियो है, चलिए करते हैं शुरू। ओके, कहता है प्यूरिपेनियम। देखिए, प्यूरिपेनियम मतलब होता है सूतिका अवस्था। अब ये सूतिका अवस्था होता क्या है? सूतिका अवस्था शिशु जन्म व अपरा निष्कासन के पश्चात की वह 6 सप्ताह की अवधि होती है जिसमें महिला के जनन अंग विशेष रूप से श्रोणि के अंग से आसपास गर्भ अवस्था के पूर्ण वाली स्थिति में लौट आते हैं। देखिए, प्यूरिपेनियम एक अवस्था होता है, जिस प्रकार से गर्भ का अवस्था होता है ना 9 मंथ का, ठीक है, तो उसी प्रकार से प्यूरिपेनियम एक अवस्था है जो बच्चे के जन्म के बाद का अवस्था होता है। चूँकि आप लोग देखते होइएगा कि महिला जब बच्चे को जन्म देती है फिर भी उसका जो है बॉडी धीरे धीरे रिकवर होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा का जन्म दे दिया और फिर से जो है पहले के अवस्था में जो प्रेग्नेंट होने से पहले जिस प्रकार से थी वैसे हो जाएगी बच्चा को जन्म देते ही, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें कुछ समय लगता है। तो वही कहता है कि सूतिका अवस्था यानी प्यूरिपेनियम शिशु जन्म व अपरा निष्कासन, अपरा मतलब होता है प्लेसेंटा, जो बच्चे से कनेक्ट रहता है, बच्चे के नाभि नाल से कनेक्ट रहता है। तो वही कहता है शिशु जन्म व अपरा के निकलने के बाद की वह 6 सप्ताह की अवधि, मतलब सीधा कहिए कि शिशु जन्म कंप्लीट जन्म के बाद यह 6 सप्ताह के जो अवधि होती है वही प्यूरिपेनियम होती है, जिसमें महिला के जो जनन अंग होते हैं, जनन अंग विशेष रूप से श्रोणि मतलब पेल्विक के अंग वापस गर्भ अवस्था के पूर्ण वाली स्थिति में लौट आते हैं। मतलब इसमें महिला के जो जनन अंग होते हैं, पेल्विस हो गया, यूट्रस हो गया, ये सब जो है अपने पूर्व के अवस्था में इस 6 सप्ताह के अंदर अवधि में आपस अपने जगह पर आ जाता है अपने रूप में। ठीक है, तो यही प्यूरिपेनियम होता है। बातें को समझ गए? चलिए, अब आ गया यहाँ पे एड्स। एड्स कहने का मतलब है माय डियर कि एड्स एक संक्रामक रोग है। समझ गए? एड्स पूरा नाम एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। याद रखिएगा, एड्स का फुल फॉर्म पूछता है। यह एक अत्यधिक गंभीर संक्रामक बीमारी है। एड्स जो है काफ़ी खतरनाक संक्रामक इन्फेक्टियस डिजीज है जो कि HIV ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी HIV ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा फैलती है। HIV किसके द्वारा फैलती है? एड्स किसके द्वारा? HIV के द्वारा फैलती है। HIV संक्रमण एक प्रगतिशील प्रोग्रेसिव संक्रमण होता है जो धीरे धीरे बढ़ते रहता है, घटता नहीं है, जिसके कारण संक्रमित व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। बातें को समझ गए? तो देखिए, एड्स बहुत खतरनाक बीमारी है। एड्स जो होता है, एड्स का फुल फॉर्म यहाँ पे दिए गए हैं, देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद एड्स जो होता है HIV वायरस के कारण होता है, और HIV एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, प्रोग्रेसिव संक्रमण डिजीज है। यह एक बार होने के बाद आपके बॉडी में धीरे धीरे यह फैलते रहता है और आपके बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको धीरे धीरे कमज़ोर करता है, जिसके कारण होता यह है कि बहुत सारे रोग जो है आपके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो एड्स बेसिकली यह एक संक्रामक रोग है, लेकिन यह सीधा जो है आपको यूमिन को डिफिशियंट कर देता है, मतलब कमज़ोर कर देता है। अब जैसे ही आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम जो रोगों से, बाहरी संक्रमणों से लड़ता है, उसको अगर कमज़ोर कर देगा तो फिर आपका बॉडी काम नहीं करेगा, विभिन्न प्रकार के संक्रमण आने लगेगा।
तो एड्स इसीलिए खतरनाक है क्योंकि यह अपने साथ बहुत सारे रोगों को दावत दे देता है। ठीक है, तो एड्स एक बहुत ही गंभीर संक्रामक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीडी रोग है। ठीक है, आगे है लोकिया। ये सब वर्ड आपको समझना बहुत ज़रूरी है। लोकिया, सूतिकावस्था, आगे देखिएगा। ठीक है ना, लोकिया, लोकिया यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश में लिखा गया है, तो ये हो गया लोकिया। लोकिया कहने का अर्थ है, देख सकते हैं, यह शिशु जन्म के बाद का गर्भाशय स्राव। शिशु जन्म के बाद मतलब बच्चे को जन्म के बाद यूट्रस से यानी पोस्टपार्टम यूट्रिन डिस्चार्ज होता है। लोकिया जो होता है बच्चे के जन्म के बाद जो गर्भाशय से जो स्राव होता है वही लोकिया होता है, जो योनि से निकलता है। अब ऐसा, अब यूट्रस से जो स्राव होगा वो तो योनि के रास्ते से ही बाहर निकलेगा। ठीक है, यह स्राव सूतिका अवस्था के प्रथम 3 से 4 सप्ताह तक निकलती है। अब मैंने आपको बता दिया कि सूतिका अवस्था क्या होता है। तो बच्चे जन्म के 6 सप्ताह की अवधि जो है, बच्चे जन्म के बाद के 6 सप्ताह की अवधि सूतिका अवस्था प्यूरिपेनियम कहलाता है। ठीक है, और इस प्यूरिपेनियम मतलब इस सूतिका अवस्था में जो प्रथम 3 से 4 जो सप्ताह होता है और इस 3 से 4 सप्ताह में योनि से जो डिस्चार्ज निकलता है वही आपका लोकिया कहलाता है। बातें को समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, लोकिया या सूतिका स्राव। देखिए इसको सूतिका स्राव क्यों कहते हैं, क्योंकि यह सूतिका अवस्था में यह स्राव होता है, इसीलिए इसके सूतिका स्राव या लोकिया दोनों नाम कहते हैं। ठीक है, बातें को समझिएगा। लोकिया या सूतिका स्राव में रक्त तथा नष्ट पत्निका यानी डेसुडा के ऊतक रहते हैं। इस स्राव में तीव्र बदबू रहती है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो स्राव होता है इसमें रक्त के साथ साथ में जो है बहुत सारे छोटे छोटे टिश्यू जो है कट कट के निकलते रहते हैं, जो यूट्रस वगैरह के भित्ति होते हैं। ठीक है, यूट्रस वगैरह के जो दीवार होता है वहाँ से छोटे छोटे जो है डेसुडा मतलब ऊतक जो है निकलते हैं, रक्त के साथ में स्राव होते हैं और इस स्राव में तीव्र बदबू होता है। तो लोकिया की यही पहचान है कि उसमें छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं, ब्लड होंगे और बदबूदार वह स्राव होता है। ठीक है, तो यही आपका लोकिया हो गया। लोकिया अगर कोई कहेगा तो समझ गए कि बच्चे के जन्म के 3 से 4 सप्ताह तक जो स्राव होगा योनि से यूट्रस से वही जो है लोकिया होता है। लोकिया में ब्लड के साथ में डेसुडा होता है। ठीक है, जो एक प्रकार के ऊतक रहता है जो टिश्यू छोटे छोटे यूट्रस से निकलते हैं और इस स्राव में तीव्र बदबू होता है। बातें को समझ गए। चलिए आगे है कंट्रासेप्शन, गर्भ निरोधक। गर्भ निरोधक का अर्थ है अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाना। कंट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोधक का मतलब होता है कि गर्भ को निरोध करना मतलब रोकना। तो अनचाहे गर्भ से अगर मुक्ति पाते हैं तो वही जो है गर्भ निरोधक का जो है आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे साधन जो महिला को अनचाही गर्भ अवस्था से बचाने हेतु उपयोग में लाए जाते हैं गर्भ निरोधक साधन कहलाते हैं। देखिए कंट्रासेप्शन गर्भ निरोधक यह एक साधन होता है जिसमें होता यह है कि अगर कोई महिला अपने गर्भ को नहीं रखना चाहती है, गर्भ अवस्था से बचना चाहती है, तो इसके लिए जो है ये उपयोग में लाया जाता है और यही जो है एक प्रकार का कंट्रासेप्शन डिवाइस यानी गर्भ निरोधक साधन कहलाते हैं। जैसे आप लोग नाम सुने होइएगा कि यूटेराइन यूआईडी होता है। ठीक है, आईयूडी होता है, ध्यान से देखिएगा, आईयूडी होता है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस होता है। ठीक है, कॉपर टी वगैरह आप लोग सुने होइएगा, तो वो एक प्रकार के गर्भ निरोधक साधन ही है। ठीक है, अब आता है एवर्सन, गर्भपात। गर्भपात कहने का मतलब है गर्भपात एवर्सन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में असमर्थ गर्भस्थ शिशु जिसका वजन 500 ग्राम या इससे कम हो या गर्भाशय से स्वतः या प्रेरित विधि द्वारा गर्भाशय से बाहर निकल जाना ही गर्भपात कहलाता है। देखिए गर्भपात कहने का मतलब है कि जब बच्चा गर्भ में स्वतंत्र रूप से, ठीक है ना, स्वतंत्र मतलब फ्री रूप से जब वह अपने जीवन जीने के लिए उसमें असमर्थ होता है, भ्रूण जो गर्भ में है मतलब जो यूट्रस में जो भ्रूण है जो फीटस है वह स्वतंत्र रूप से जीने में असमर्थ हो जाता है, उसको दिक्कत होता है, जिसका वजन 500 ग्राम या इससे कम होता है, तो गर्भाशय से मतलब यूट्रस से स्वतः या प्रेरित मतलब सेल्फ या इंडक्शन मतलब प्रेरित विधि द्वारा गर्भाशय से बाहर निकल जाना ही गर्भपात कहलाता है। 2 तरीके से, या तो एक स्वयं निकल जाएगा या एक को प्रेरित करके निकाला जाता है गर्भ से।
ठीक है, तो यही गर्भपात कहलाता है। बातें को समझ गए। गर्भपात तब जो है ये सिचुएशन होता है जब गर्भ में जो बच्चे होते हैं, जो भ्रूण होता है, वह अपने फ्री रूप से जीवन जीने के लिए असमर्थ रहता है। ठीक है, मतलब सीधा समझिए कि कोई समस्या हो और यूट्रस में बच्चा सही से नहीं सर्वाइव कर रहा हो, तो उसे जो है अगर वह 500 ग्राम या इससे कम वजन का हो तो उसे फिर स्वतः या प्रेरित विधि द्वारा गर्भाशय से बाहर निकाला जाता है और यही गर्भपात कहलाता है। निकाला जाता है या निकल जाता है। अगर स्वतः होगा तो खुद निकल जाएगा और प्रेरित विधि द्वारा होगा तो उसे निकाला जाएगा। बातें को समझ गए। स्वतः मतलब होता है, जैसे देखिएगा बहुत लोग दवाई ले लेते हैं, दवाई से जो है अब ऑटोमेटिक निकल जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है चीज़ें होता है, तो बातें को समझिएगा। ठीक है, चलिए आगे है मेनोपॉज रजनोवृत्ति। रजनोवृत्ति का सीधा सीधा मतलब समझिए कि ऐसा समय जिस समय महिला का जो प्रजनन करने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो समाप्त हो जाता है, वही मेनोपॉज कहलाता है। बस एक लाइन में समझ लीजिए। ठीक है, मैं समझा दूं। प्रत्येक स्त्री 45 से 55 वर्ष की आयु व प्रजनन काल की समाप्ति पर अंडाशय में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अनियमितता तथा कमी आ जाती है। देखिए, ये सारा खेला हार्मोन का होता है। जैसे जैसे महिला धीरे धीरे एज उसका आगे की तरफ बढ़ते जाता है और जब स्त्री का समय 45 से 55 वर्ष की समय पर आ जाता है तो यहाँ पे उसका आयु अब प्रजनन काल की जो समाप्ति होती है, ये प्रजनन काल के ही समय रखा गया है। इसके समाप्ति पर जो अंडाशय जो ओवरी होता है, जो आपको रिलीज करता है अंडा को, जो रिलीज करता है हार्मोन को, वो होता है हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन में इरेगुलर मतलब अनियमितता व कमी आ जाती है। और आप लोग जानते हैं कि बॉडी में आपके जिस भी हार्मोन का कमी आएगा वो सीधा बॉडी के इफेक्ट करता है, जिसके कारण ओवरी में डिम्बोत्सर्जन ओवुलेशन एवं उसकी सक्रियता में कमी आ जाती है। अब जैसे ही हार्मोन की कमी आती है तो जो अंडाशय है, ओवरी है, उस ओवरी में अंडा बनने की जो प्रक्रिया है ओवुलेशन, यह जो है कमी आ जाता है, इसके सक्रियता में कमी आ जाता है और परिणाम स्वरूप ये होता है कि मासिक धर्म अस्थायी रूप से कमी आ जाती है, जिसका परिणाम होता है कि महिला का मासिक धर्म ही बंद हो जाता है अस्थायी रूप से। और जैसे ही मासिक धर्म बंद होता है तो मासिक धर्म बंद होने के बाद कोई भी महिला जो है गर्भ नहीं रह सकती है। बातें वो समझ गए। तो यही मेनोपॉज होता है। मेनोपॉज का सीधा सीधा मतलब है कि ऐसा मेनोपॉज का मतलब होता है कि वे समय जहाँ पे महिला अपने मतलब देख सकते हैं मासिक धर्म जहाँ पे रुक गया हो अस्थायी रूप से, जहाँ पे उसका प्रजनन करने की जो क्षमता है समाप्त हो गया हो, और ये सब होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अनियमितता के कमी के कारण, जहाँ पे आपके ओवरी से ओवुलेशन नहीं हो पाता है और सक्रियता में कमी आ जाती है, जिसके फलस्वरूप मासिक धर्म अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। और जब मासिक धर्म बंद हो जाएगा तो बच्चे को महिला गर्भ करने में जो असमर्थ हो जाएगी। बातें को समझ गए। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है एपीएच। एपीएच कहने का मतलब होता है एंटीपार्टम हेमरेज। क्या चीज़? एपीएच। एपीएच कहने का मतलब है एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज कहने का मतलब है मेरा कि प्रसव से पहले होने वाले रक्तस्राव। अब जैसे देखते होइएगा कि प्रसव से पहले रक्तस्राव, प्रसव के बाद रक्तस्राव, तो एंटीपार्टम है मतलब पहले और पोस्टपार्टम रहेगा तो बाद में। तो प्रसव पूर्व रक्तस्राव क्या होता है? एंटीपार्टम हेमरेज। एपीएच क्या होता है? इसको आप लोग देख लीजिए, नाम से ही स्पष्ट है, कोई ज़्यादा इसमें विशेष चीज़ें नहीं है। शिशु के जन्म से पहले एवं अथवा गर्भावस्था के 28वें सप्ताह के पश्चात जनन मार्ग से बर्थ कैनाल से होने वाले रक्तस्राव को ही प्रसव पूर्व रक्तस्राव कहते हैं। प्रसव की प्रथम अवस्था एवं द्वितीय अवस्था में भी होने वाले रक्तस्राव एंटीपार्टम हेमरेज ही कहलाता है। देखिए, जब तक बच्चा कंप्लीट जन्म नहीं रहता है और उससे पहले अगर कोई रक्तस्राव होता है तो उसे एंटीपार्टम हेमरेज ही कहा जाता है, यानी प्रसव से पहले रक्तस्राव। अगर प्रसव के लेबर के समय अगर रक्तस्राव हो रहा है वो तो नेचुरल है, वो तो होगा ही होगा। ठीक है, बिना रक्तस्राव बिना कुछ स्राव के बच्चा जन्म होगा ही नहीं होगा। लेकिन अभी समय है नहीं, समय नहीं पूरा है और बच्चे जन्म अभी ले नहीं रहा है
और उससे पहले ही अगर मान गए बच्चा जन्म लेने से पहले ही, ठीक है, अगर कोई रक्तस्राव होता है योनि मार्ग से, तो वह जो है आपके क्या कहलाता है, एंटीपार्टम हेमरेज। अब यहाँ पे देखिए, शिशु जन्म से पहले यानी गर्भ अवस्था के 28वें सप्ताह के बाद, मतलब हम लोग जानते हैं कि बच्चा जन्म होने का जो नॉर्मल समय है 37 से 40 सप्ताह तक बच्चा जन्म लेता है, तो नॉर्मल माना जाता है। अब जैसे ही ये 28 सप्ताह मतलब लगभग 10 सप्ताह पहले, अगर 10 सप्ताह पहले से ही अगर रक्तस्राव जनन मार्ग से होने लगे, तो इसी को हम लोग जो है प्रसव से पहले का रक्तस्राव कहते हैं। प्रसव की प्रथम अवस्था एवं द्वितीय अवस्था में जो भी रक्तस्राव होता है वह इसी APH के अंदर ही आता है। आप लोग आगे पढ़िएगा अवस्था, जहाँ पे पता चलेगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अवस्था। तो ये जो अवस्था होता है, 1-2 जो अवस्था होता है ना, यहाँ पे बच्चा जन्म नहीं लिया रहता है। तो जब तक बच्चा जन्म नहीं लिया रहेगा और रक्तस्राव होगा तो वह एंटीपार्टम हेमरेज में ही आएगा। समझ गए बातें को? चलिए आगे है अब प्लेसेंटा प्रेविया। प्लेसेंटा प्रेविया मतलब सम्मुख अपरा, अपरा मतलब अपरा का सामने आ जाना, प्लेसेंटा प्रेविया। अब आप लोग समझिए प्लेसेंटा होता क्या है। जैसे मानिए यह यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस, इसी में बच्चा पलता है। यूट्रस के दीवार के किसी साइड में, ठीक है, यहाँ पे यह जो है दीवार से चिपका हुआ एक जो है आपके अर्धगोलाकार जो है लगा रहता है, यही प्लेसेंटा होता है, ठीक है। यह प्लेसेंटा से एक नली निकलती है जो बच्चे के नाभि नाल में जो है लगा होता है, ठीक है, नाभि नाल से कनेक्ट रहता है ये वाला। अब इसी के थ्रू जो है अब ये यूट्रस से कनेक्ट है, प्लेसेंटा यूट्रस से कनेक्ट है और यूट्रस माँ से कनेक्ट है। अब जो भी बच्चे को पोषण चाहिए, तरल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इसी प्लेसेंटा के थ्रू जो है नाभि नाल के थ्रू बच्चे को मिलता है, ठीक है। तो यही प्लेसेंटा होता है, ये वाला प्लेसेंटा होता है। समझ गए ना? चलिए अब समझ गए। अब कहता है प्लेसेंटा प्रेविया। आमतौर पर गर्भावस्था के समय प्लेसेंटा जो है गर्भाशय के ऊपरी भाग में आरोपित होता है। मैंने अभी बताया कि जैसे यह यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है, तो यूट्रस या तो प्लेसेंटा ऊपरी भाग में आरोपित होगा, या तो इधर होगा या फिर जो है आपके इधर होगा, ठीक है। बातें को समझ गए? इससे कनेक्ट होगा या फिर इससे कनेक्ट होगा, किसी एक साइड रहेगा लेकिन इस ऊपरी वाले भाग में रहेगा। बातें को समझ गए? तो आमतौर पर गर्भावस्था के समय, प्रेगनेंसी के समय जो प्लेसेंटा होता है वह यूट्रस के ऊपरी भाग में आरोपित होता है, जो अभी मैंने बताया। लेकिन किसी परिस्थिति में, मतलब कुछ ऐसे कंडीशन होता है जहाँ पे प्लेसेंटा गर्भाशय के निचली भाग में पूर्ण या आंशिक रूप से आरोपित हो जाता है। निचले भाग में कहने का मतलब है कि जहाँ से यूट्रस का मुंह रहता है, जैसे ये यूट्रस है, समझ गए, ये यूट्रस है, समझ गए। अब ये कह रहा है कि निचले भाग में लेकिन किसी परिस्थिति में, किसी कंडीशन में जो यूट्रस होता है जो प्लेसेंटा होता है वह यूट्रस के निचले भाग में पूर्ण या आंशिक रूप से आरोपित हो जाता है। मतलब नॉर्मल होगा तो इधर होगा, बातें को समझ गए, या फिर इधर होगा ऊपरी वाला भाग में तो नॉर्मल होगा। लेकिन प्लेसेंटा प्रेविया में जो प्लेसेंटा होता है वह निचली भाग में इधर या इधर से जो है, या फिर इधर जो है निचली भाग में कहीं भी आरोपित हो जाएगा। अब निचली भाग में आरोपित होने से होता क्या है, आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये आपका दरवाज़ा है, मुंह है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आरोपित हो जाएगा तो प्रॉब्लम करेगा, या यहाँ पे आरोपित हो जाएगा या कंप्लीट इसको ढक देगा, या फिर इधर ऐसे हो जाएगा, तो क्या होगा, दिक्कत होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देख लीजिए, आरोपित हो जाता है तथा सर्विक्स के इंटरनल ओएस को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक देती है। वही मैंने बताया कि जैसे यह यूट्रस है, अब यूट्रस के निचली दरवाज़ा जो है आपके सर्विक्स से लगा हुआ है, पता होना चाहिए कि सर्विक्स से लगा हुआ होता है यूट्रस का दरवाज़ा। अब जैसे ही यह प्लेसेंटा प्रेविया यहाँ आ जाएगा, यहाँ आरोपित हो जाएगा, तो क्या होगा, यह ढकेगा इस दीवार को, यानी सर्विक्स वाले दरवाज़ा को, ओएस, इंटरनल ओएस मतलब वही इस वाले सर्विक्स वाले रास्ता को ढकेगा, आंशिक या पूर्ण रूप से ढक देगा, समझ गए। और इसी अवस्था को प्लेसेंटा प्रेविया कहा जाता है। उम्मीद है बातें को आप लोग समझ गए होंगे। देखिए सीधी सी बातें है कि ये यूट्रस है, अगर इधर या इधर या इधर या इधर है तो नॉर्मल है, लेकिन यही अगर प्लेसेंटा अगर नीचे आरोपित हो जाए या इधर आप या कंप्लीट इसको आरोपित कर दे तो ये ढक देगा इस रास्ता को, और यही जो है आपके प्लेसेंटा प्रेविया कहलाता है, अपरा सम्मुख, ठीक है।
अब आता है प्लेसेंटा एवर्सन। प्लेसेंटा एवर्सन जो होता है अपरा पृथीकरण, नाम से स्पष्ट है, पृथीकरण मतलब अलग होना, ठीक है, और अपरा मतलब प्लेसेंटा, समझ गए। यह असमान स्थिति है। प्लेसेंटा एब्रप्शन एक असमान स्थिति है जिसमें अपरा यानी प्लेसेंटा का आरोपण तो गर्भाशय के ऊपरी भाग में समान रूप से होता है, परंतु गर्भस्थ शिशु के जन्म से पहले ही इसका प्रीमेच्योर पृथक्करण हो जाता है, तो इसे दुर्घटनाग्रस्त रक्तस्राव भी कहते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने अभी देखा कि ये यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है, बातों को समझिए, ये यूट्रस है, ठीक है, ये वाला यूट्रस है ना। अब जैसे यहाँ पे प्लेसेंटा लगा है इस साइड, या इस साइड लगा होगा, या यहाँ पे लगा होगा, ठीक है, या यहाँ पे लगा होगा, ये प्लेसेंटा लगा है, ठीक है, यूट्रस के साथ में। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्लेसेंटा का आरोपण तो गर्भाशय के ऊपरी भाग में समान होता है, मतलब होता है आरोपण इसी प्रकार से नॉर्मल रहता है, लेकिन मैं बता दूं कि गर्भस्थ शिशु के जन्म से पहले ही प्रीमेच्योर पृथक्करण मतलब हो जाता है, मतलब बच्चे के जो गर्भ में बच्चा है उसके जन्म से पहले ही यह जो प्लेसेंटा है जो यूट्रस के साथ में लगा हुआ है यह हट जाता है, यह प्लेसेंटा इस दीवार के साथ छोड़ देता है, हट जाता है, ठीक है, और इसी को जो है हम लोग प्रीमेच्योर पृथक्करण हो जाता है, मतलब समय से पहले ही पृथक्करण हो जाता है। जबकि यह हटना कब चाहिए, यह हटना चाहिए बच्चे के जन्म होने के बाद हटना चाहिए, लेकिन कभी कभी गर्भ में पल रहे शिशु के समय ही जो है यह हट जाता है, जिसे दुर्घटनाग्रस्त रक्तस्राव भी कहते हैं, मतलब ये हटने से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगता है, समझ गए। तो यही प्लेसेंटा एब्रप्शन होता है, समझ गए। आगे है प्री एक्लेम्सिया। माय डियर, प्री एक्लेम्सिया एक समस्या है जो प्रेगनेंसी के दौरान होता है। प्री एक्लेम्सिया लेट प्रेगनेंसी का रोग होता है। अगर किसी महिला में समय से अगर प्रेगनेंसी नहीं करके अगर लेट प्रेगनेंसी लेट गर्भावस्था वो महिला रखी है तो इसमें समस्या देखने को मिल सकता है। इसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ठीक है। इसे प्री एक्लेम्सिया को हम लोग इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं प्री एक्लेम्सिया में होता क्या है। कोई भी महिला जो गर्भ अवस्था में है तो उसको हो सकता है बीपी बढ़ा होगा, ठीक है, उसके बॉडी के फेस पर, हाथ पर, पैर में सूजन आ सकता है, बातों को समझ गए। उसके यूरिन में, उसके जो यूरिन है उस यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा हुआ हो सकता है, और ये सब जो है आपके लक्षण प्री एक्लेम्सिया का लक्षण होता है, बातों को समझ गए। चलिए अब आता है एक्लेम्सिया। अब जब आप एक्लेम्सिया को समझ लें, प्री एक्लेम्सिया को समझ लेंगे तो एक्लेम्सिया समझना बड़ी आसान है। यह एक रोग प्री एक्लेम्सिया की बढ़ी हुई गंभीर अवस्था होती है। अगर आप प्री एक्लेम्सिया समझ गए कि प्री एक्लेम्सिया एक गर्भ अवस्था में होने वाले असमान स्थिति है जहाँ पे महिला के हाथ पैर में सूजन, मुंह फेस में सूजन, ठीक है, बढ़ा हुआ रक्तचाप, उसके बाद यूरिन में प्रोटीन की मात्रा उपस्थित होना, ये सब जो है होता है प्री एक्लेम्सिया में। लेकिन एक्लेम्सिया ठीक उसी प्री एक्लेम्सिया की बढ़ी हुई अवस्था होती है। मतलब किसी को अगर प्री एक्लेम्सिया है तो प्री एक्लेम्सिया में कुछ एक आध और सिम्पटम्स, एक आध जो है और लक्षण बढ़ जाएंगे तो वो जो है आपके प्री एक्लेम्सिया हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा है कि यह रोग की प्री एक्लेम्सिया की बढ़ी हुई गंभीर अवस्था, मतलब यह सीवियर कंडीशन होता है जहाँ पे प्री एक्लेम्सिया के बढ़ी हुई गंभीर स्थिति होते हैं। इसमें प्री एक्लेम्सिया के लक्षण के साथ में, मतलब एक्लेम्सिया में प्री एक्लेम्सिया के तो लक्षण होगा ही होगा, जैसे हाइपरटेंशन होना, ठीक है, प्रोटीनूरिया होना, मतलब यूरिन से प्रोटीन आना, उसके बाद फेस में, पैर में, हाथ में सूजन होना, ये सब तो प्री एक्लेम्सिया में होगा ही होगा। तो जो प्री एक्लेम्सिया के लक्षण है उसके साथ साथ इसमें दौरे आते हैं, कोमा में चला जाता है, और ये सब स्थिति जो है आपके एक्लेम्सिया के होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्री एक्लेम्सिया के बढ़े हुए लक्षण जो है एक्लेम्सिया होते हैं, जिसमें दौरा के साथ साथ में अचेतन कोमा पड़ता, कोमा में पेशेंट चला जाता है, और इसीलिए इसे टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है, यानी प्रेगनेंसी का एक
गंभीर खतरनाक स्थिति। बातें को समझ गए? चलिए अब आगे यहाँ पे आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यह भी बहुत अच्छा है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी असमान स्थिति जिसमें निषेचित डिंब का आरोपण एवं विकास गर्भाशय गुहा के बाहर होता है। अब इसके समझने के लिए आप लोग एक चीज़ समझिए। आप सब लोग जानता है कि जो बच्चा पलता है गर्भ में, वह कहाँ पलता है? यूट्रस में। कहाँ पे? यूट्रस में, मतलब गर्भाशय में। यूट्रस में बच्चा को नेचुरली जो बच्चा पलता है इसी यूट्रस में ही पलता है। यूट्रस में ही बच्चा को विकास होता है, भ्रूण का सब चीज़ मिलता है, माँ से पोषण वगैरह सब चीज़ मिलता है। लेकिन यह जो अस्थानिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है इसमें ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है? यह एक ऐसी असमान एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें जो फर्टिलाइज जो ओवम होता है, जो निषेचित डंब होता है, निषेचित मतलब समझ रहे हैं, जो मेल और फीमेल से जो संलग्न से जो प्रोडक्ट होता है निषेचन वाला वही होता है, उसका आरोपण एवं विकास गर्भाशय से बाहर होने लगता है। अब गर्भाशय गुहा से बाहर कहीं भी हो सकता है, या तो वह फैलोपियन ट्यूब में होने लगेगा या जो है वह ओवरी में ही होने लगेगा। समझ गए? मतलब वह यूट्रस से बाहर कहीं भी जो है होने लगेगा, उसका विकास वहीं पे आरोपित हो जाएगा यूट्रस से बाहर, तो वही एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। अस्थानिक गर्भधारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। इसे एक्स्ट्रा यूटेरिन प्रेगनेंसी भी कहता है। ठीक है। अस्थानिक गर्भधारण में निषेचित डिंब समानतः फैलोपियन ट्यूब में आरोपित हो जाता है। फैलोपियन ट्यूब से लेकर ओवरी में भी, या खुद ओवरी में भी निषेचित हो जाता है, वहीं पर निषेचन हो जाएगा, उससे बाहर नहीं निकल पाएगा, आरोपित नहीं होगा। ठीक है। तो ये ओवरी में भी जो है आरोपित हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब में कहीं भी आरोपित हो जाएगा। तो यह आरोपण सब जो है यूट्रस से बाहर होता है, और जहाँ आरोपित होता है निषेचन ओवम, वहीं पे जो है आपका विकास करने लगेगा और फिर वह प्रॉब्लम करेगा, चूँकि नॉर्मल चीज़ें जो है यूट्रस में होता है। ठीक है। तो यही एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। तो ये सब के सब आपको मिल जाएगा कहाँ पे? नर्सिंग ज्ञान के वेबसाइट पर सारा डिफिनीशन मैं दे रहा हूँ, वहीं पर मिल जाएगा। आपको वहाँ पे जाना है, कहाँ पे? nursingyan.com। गूगल पर जाकर आप कभी भी कहीं भी इसको जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है। मैं वेबसाइट पर इसीलिए दे रहा हूँ ताकि कितना सारा पेज आप मोबाइल में डाउनलोड करके रखिएगा। सीधा वेबसाइट पर जाइए, जितना जब भी पढ़ने का मन हो वेबसाइट पर हमेशा यह मिल जाएगा लिखा हुआ। आप वहां से जाकर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या खुद से पढ़ भी सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। ठीक है। बाकी चलिए, मैंने आज आपको 12-13 डेफिनीशन कराया, उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।